हाय गाइस, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी एनसीईआरटी की ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं और हमने अपनी फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज हम उसका फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी का। तो हमारे चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आज हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं कि हमारी पृथ्वी एक ऐसा अनोखा ग्रह है, एकमात्र अद्भुत ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। मानव यहाँ पर जीवित रह सकता है। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जीवन को संभव बनाने वाले तत्व हैं, जैसे भूमि हो गई और जल, भूमि, जल, हवा आदि जो हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं। ये जो तत्व हैं, भूमि, जल तथा हवा पर जो कि पृथ्वी पर मौजूद हैं, ये जो तत्व हैं ये जीवन को संभव बनाते हैं। देखिए, जो पृथ्वी की सतह है, जो हमारी पृथ्वी की सतह है वो ऐसी है कि हमें पर्यावरण के यहाँ पर तीन घटक आपस में मिलते हैं। जो हमारे पर्यावरण है, जिसमें पर्यावरण हम रहते हैं, उस पर्यावरण के तीन घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखिए, पृथ्वी पर हम जहाँ रहते हैं, पृथ्वी के जिस ठोस भाग पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे भूमंडल कहते हैं। भूमंडल। और जो पृथ्वी को चारों तरफ से गैसों से घेरता है, जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से गैसों से घेरता है, उसे क्या कहते हैं? हम वायुमंडल। और जो हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग है उसे हम कहते हैं जलमंडल। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उस पर एक तिहाई, सॉरी, दो तिहाई जल है। तो पृथ्वी का वो भाग जिस पर हम रहते हैं, जो ठोस सतह है जिस पर हम रहते हैं, उसे हम भूमंडल कहते हैं। और जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से गैसों से घेरता हो, जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से गैसों से घेरता हो, उसे कहते हैं हम वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। और जो हमारी वायुमंडल है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। और जो हमारी पृथ्वी है उसके बड़े ही हिस्से पर, पृथ्वी के बड़े हिस्से पर, दो तिहाई हिस्से पर जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पृथ्वी के दो तिहाई हिस्से पर जल पाया जाता है। और जो जल पाया जाता है, जो जल का भाग है, उसे हम जलमंडल कहते हैं। और जो हमारा जलमंडल है, जो हमारा जलमंडल है, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं आती हैं। जो हमारा जलमंडल है उसमें जल की सभी अवस्थाएं आती हैं, जैसे कि हमारा बर्फ हो गया और जल हो गया, हमारा बर्फ हो गया और हमारा जल हो गया और हमारा जल वाष्प हो गया। ये सभी अवस्थाएं हमारी उसमें आती हैं, जलमंडल में आती हैं। और हाँ, जीवमंडल की क्या होता है? जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। जीवमंडल जो है वो एक सीमित क्षेत्र है जहाँ जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, वो हमारा जीवमंडल है। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक भूमंडल की तरफ चलते हैं। तो पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, जो भूमंडल होता है, जो भूमंडल होता है वो पृथ्वी को ठोस भाग होता है जहाँ पर हम अपना जीवन व्यापन करते हैं, हम रहते हैं। और ये जो भूमंडल होता है, भूपर्पटी की चट्टान तथा मिट्टी की पतली परतों से बना हुआ होता है। जो हमारा भूमंडल होता है वो चट्टान तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। और इसमें इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो हमारे जीव होते हैं उनके लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं ताकि वो अपना जीवन व्यापन कर सकें। देखिए, अब जो हमारी पृथ्वी है उसे दो भागों में बांटा जाता है। तो कौन कौन से दो भागों में बांटा जाता है? हमारी जो पृथ्वी है उसे दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला तो है हमारा महाद्वीपों में। किसमें? महाद्वीपों में। महाद्वीपों में बांटा जाता है। और दूसरा जो है, जो बांटा जाता है, वो महासागरीय बेसिन में बांटा जाता है। कहाँ बांटा जाता है? महासागरीय बेसिन में बांटा जाता है, जो हमारा पृथ्वी का भूमंडल होता है।
देखो, महाद्वीपों में किसको बांटा जाता है? जो स्थलीय भूभागों को ही महाद्वीपों में बांटा जाता है। जो स्थलीय भूभाग होते हैं उन्हें ही महाद्वीपों में बांटा जाता है। और जो ऐसे क्षेत्र जो बहुत बड़े जलाशय के होते हैं, मतलब बड़े बड़े समुद्र जो होते हैं, उनके आगे महाद्वीप महाद्वीप या बेसिन महाद्वीपीय बेसिन के नाम से उन्हें जाना जाता है। और जो सभी महासागर महासागर हैं, जो भी हमारी पृथ्वी के सागर हैं, वो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। जो महासागर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हैं, जबकि हमारे जो स्थलीय भूभाग है वो ऐसे नहीं है कि एक दूसरे से जुड़े हो। कुछ ही स्थलीय भूभाग एक दूसरे से जुड़े हैं, अन्यथा बहुत सारे अलग अलग है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, और बहुत सारे जो महाद्वीप है हमारे अलग अलग हैं। और जो समुद्री जल का जो तल होता है, जो समुद्री जल है उसके जो नीचे का तल होता है वो सभी जगह सामान्य होता है। और इस तल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जा सकता है, जिसे शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है? जिसे शून्य माना जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। ये हमारा मैप दे रखा है हमारे वर्ल्ड का। इसमें ये जो हमारे महाद्वीप आ रहे हैं, ये जो हमारा महाद्वीप है, ये हमारा एशिया महाद्वीप है, जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये जो आपको येलो येलो में दिख रहा है, ये हमारा एशिया है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और फिर हमारा अफ्रीका आता है, और फिर हमारा उत्तर अमेरिका आता है, फिर हमारा दक्षिण अमेरिका आता है, और फिर हमारा यूरोप आता है, और फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है। ये जो मैं आपको आकार के क्रम बता रहा हूँ, ये उन महाद्वीपों के बता रहा हूँ जो जिन पर लोग रहते हैं। और वरना तो हमारा एशिया आता है, फिर अफ्रीका आता है, और उत्तर अमेरिका आता है, फिर हमारा दक्षिण अमेरिका आता है, फिर हमारा अटलांटिका आता है। लेकिन अटलांटिका जो है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सर्द है। ये हरदम जमा हुआ रहता है, और इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी जनसंख्या आदि इस उस पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर तरह तरह के जीव हमें मिलते हैं, जैसे सील आदि इस महाद्वीप पर मिल जाती है। तो उसके बाद हमारा यूरोप आता है अटलांटिका के बाद, और फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है। तो हमारे जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप वो ऑस्ट्रेलिया होगा, और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो गया। और यहाँ पर जो आप देख लीजिए, हमने पिछले चैप्टर में शुरू में पढ़ा था विषुववृत्त के बारे में। और ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है, और ये हमारी मकर रेखा है। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिन्हें तीनों व्रत काट रहे हों? कर्क रेखा, विषुववृत्त और मकर रेखा तीनों काट रहे हैं। तो हमारा ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका। और भी हम इस मैप के बारे में पढ़ेंगे, तो हम आगे चलते हैं, इसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे। देखिए, जो विश्व का जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो वर्ल्ड है उसका सबसे ऊंचा जो शिखर पर्वत है, शिखर माउंट एवरेस्ट, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना? जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। और जो हमारे विश्व का सबसे गहरा महासागर है वो मेरियाना गर्त है। कौन सा है? मेरियाना गर्त। और सबसे ऊंचा पॉइंट जो है, सबसे ऊंचा शिखर पर्वत माउंट एवरेस्ट, जो कि इतने हैं। और मेरियाना गर्त जिसकी गहराई 1122 मीटर है, मतलब 11 किलोमीटर, और इसकी 8 किलोमीटर। तो जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो शिखर पर्वत है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पृथ्वी में माउंट एवरेस्ट की, और सबसे ज्यादा जो गहरा है वो हमारा मेरियाना गर्त है, जो कि हमारा 1122 मीटर है, और हमारा सबसे ऊंचा 8,848 है। तो ये अपने नेक्स्ट टॉपिक महाद्वीप की तरफ चलते हैं। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है उसमें 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? प्रमुख 7 महाद्वीप हैं, जैसे कि हम पढ़कर आए थे। एक तो हमारा एशिया हो गया, हम क्रम के अनुसार लिखेंगे। एशिया हो गया, और फिर हमारा अफ्रीका हो गया, और फिर हमारा उत्तर अमेरिका हो गया, उत्तर अमेरिका हो गया, फिर हमारा दक्षिणी अमेरिका हो गया, और फिर हमारा अंटार्कटिका हो, और फिर हमारा यूरोप आता है, और फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया।
तो ये हमारे जो क्रम के अनुसार है, अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये आप सभी को याद होने चाहिए। तो जो हमारे पृथ्वी उस पर प्रमुख सात महाद्वीप हैं, और ये जो विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। जो हमारी जल है, जो पानी है, वो इतना ज्यादा है कि ये जो महाद्वीप है एक दूसरे से अलग है। कुछ तो महाद्वीप मिले हैं, वरना अन्यथा ज्यादातर महाद्वीप एक दूसरे से अलग हैं। तो जो हमारे महाद्वीप में, हमारे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका, ये हैं। देखिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये सभी जो महाद्वीप हैं, ये एशिया और यूरोप मिले हुए हैं। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया को भी हमारे जो पानी है उसने अलग कर रखा है। और दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका आदि जो और बहुत हमारा उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक साथ नहीं मिलते, और अमेरिका और जो हमारी जल का जो बड़ा भाग है उसने हमारे महाद्वीप को एक दूसरे से अलग कर रखा है। और यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा कि ध्रुवों पर भी स्थल का बहुत बड़ा भाग पाया जाता है, जो कि दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आगे चलते हैं और पढ़ते हैं अपने एशिया के बारे में। देखिए जो हमारा एशिया है, ये सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीप है, क्योंकि ये सबसे बड़ा महाद्वीप है पृथ्वी। जो हमारी पृथ्वी है, इसका सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये पृथ्वी के क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। जो पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग में जो हमारा एशिया है वो फैला हुआ है। अब आप कहेंगे अब आप कहेंगे कि क्या जो हमारा एशिया हो, हमारे जो पानी का भाग फैला हुआ पृथ्वी पर, उससे भी ज्यादा बड़ा है? नहीं, जो ये एशिया है, पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है, जो पूरा भूभाग है, उसके 1/3 हिस्सा है, ना कि पूरी पृथ्वी के। आप समझ रहे हैं? तो यह जो महाद्वीप है हमारा एशिया, ये पूर्व जो महाद्वीप है, ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। कर्क रेखा जो हमारी इसी महाद्वीप से गुजरती है। और जो ये एशिया है, इसे पश्चिम में यूरोप से जो अलग करती है वो यूराल पर्वत श्रृंखला। जो यूराल पर्वत इसे पश्चिम में यूरोप से अलग करता है। पश्चिम में यूरोप से, जैसे कि आपको यहाँ पर देखेंगे, मैं ये साफ कर देता हूँ। यहाँ पर जो आपको ये रेड रेड वो दिख रही है, जिस पर मैं ग्रीन फेर रहा हूँ, ये जो यूराल पर्वत श्रृंखला है, ये यूरोप को एशिया से अलग करती है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो इसी वजह से जो हम यूरोप है उसे, और एशिया को, यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से बुलाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? जब हम उसे संयुक्त रूप से मिलाते हैं तो उसे बुलाते हैं, या संयुक्त रूप से उस भाग को कहते हैं, तो हम उस संयुक्त रूप से उस भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया कहा जाता है, जो हमारे एशिया है, एशिया और यूरोप को मिलाकर। तो अपने नेक्स्ट महाद्वीप यूरोप को पढ़ते हैं। तो ये जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूरोप जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सॉरी, छोटा नहीं है, सबसे छोटा तो हमारा ऑस्ट्रेलिया। जो यूरोप है वो एशिया से बहुत ही छोटा है। और यह जो महाद्वीप है, ये जो यूरोप महाद्वीप है, ये जो हमारा एशिया है इसके पश्चिम में स्थित है। इसके पश्चिम में स्थित है, और अटलांटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। जो यूरोप है उससे अटलांटिक वृत्त होकर गुजरता है, और ये तीनों तरफ से जल से घिरा है। तीनों तरफ से जल से घिरा होने के कारण यूरोप को प्रायद्वीप भी कहते हैं। देखिए जो हमारा यूरोप है, जो कि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तो इधर साइड हो गया, और इसका जो फ्रंट है, और इधर, ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ। और यहाँ ये कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर इसके साइड में आता है, और ये ध्रुव के करीब स्थित है। और ये एशिया और अफ्रीका से मिला हुआ है, जो हमारा यूरोप है। तो ये अपने नेक्स्ट महाद्वीप अफ्रीका को पढ़ते हैं। देखिए जो हमारा अफ्रीका है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जो विषुववृत्त, या आप 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे, जो विषुववृत्त और जो 0 डिग्री अक्षांश है, इस महाद्वीप के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरता है। जो विषुववृत्त है वो इस महाद्वीप के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरता है। और अफ्रीका का जो सबसे बहुत बड़ा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जो विषुववृत्त है, और इसी वजह से जो अफ्रीका का जो बहुत बड़ा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
जो अफ्रीका का सबसे बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क, विषुववृत्त तथा मकर, तीनों रेखाएं गुजरती हैं, जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और जो हमारा अफ्रीकीय महाद्वीप है, अफ्रीका जो महाद्वीप है, इसमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान स्थित है, जो कि जो कि अफ्रीका में स्थित है। जो सहारा रेगिस्तान है, इसका सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, वो अफ्रीका में ही स्थित है। और ये जो महाद्वीप है, इसके चारों ओर समुद्री महासागरों से घिरा हुआ है। जो हमारा अफ्रीका है, ये चारों तरफ से, जैसे कि यहाँ से भी और इधर से भी, ये चारों तरफ से सागर महासागर, ये इधर से तो हिंद महासागर, और इधर से प्रशांत महासागर, तो सॉरी अटलांटिक महासागर, और यहाँ से दक्षिणी महासागर, और यहाँ पर कैप्सियन सागर, ये चारों तरफ से सागर और महासागरों से घिरा हुआ है जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। और हाँ, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, वो भी अफ्रीका में ही स्थित है। जो नील नदी है, ये रही नील नदी। ये जो नील नदी है, ये अफ्रीका में ही स्थित है। और जो ये नील नदी स्थित है, ये मिस्र, जो अफ्रीका मिस्र है उसमें स्थित है। और देखिए, जो हमारी नील नदी है, जो हमारी नील नदी है, वो 6,650, जो हमारी नील नदी है वो 6,650 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबी है? 6,650 किलोमीटर जो हमारी नील नदी है वो लंबी है। तो ये आपको याद रखना है कि हमारी जो नील नदी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, वो कितनी लंबी है? तो वो 6,650 किलोमीटर लंबी है। तो ये अपने नेक्स्ट महाद्वीप उत्तर अमेरिका की तरफ चलते हैं। जो हमारा उत्तर अमेरिका है, वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? तीसरा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये जो है ये जो दक्षिण अमेरिका है, जो कि अलग महाद्वीप है दक्षिण अफ्रीका, उससे एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जो हमारा उत्तर अमेरिका है। और ये जो संकरे स्थल से जो ये जुड़ा हुआ है, जो संकरा स्थल है, इसे पन्नाम जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पन्नाम जल संधि इसे कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो आइए आगे चलते हैं। ये जो हमारा मा- उ- उत- उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये जो हमारा, सॉरी, उत्तर और पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। ये जो हमारा उत्तर अमेरिका है, ये पूरी तरह से उत्तर और पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। और ये जो हमारा उत्तर अमेरिका है, 3 महासागरों से घिरा हुआ है, जैसे कि हमारा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, ये 3 महासागर से जुड़ा हुआ है जो हमारा उत्तर अमेरिका है। तो आइए आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट महाद्वीप को पढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका को। ये जो दक्षिण अमेरिका है, इसका जो अधिकांश भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जिसका अधिकांश भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और इसके पश्चिम इसके पश्चिम और पूर्व में दो महाद्वीप, वो सॉरी, 2 महासागर स्थित हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा प्रशांत महासागर हो गया, जो कि हमारा पश्चिम में स्थित है। और एक हमारा आर्किट अटलांटिक महासागर हो गया, जो कि इसके पूर्व में स्थित है, जो हमारा दक्षिण अमेरिका है। तो इसके पूर्व और पश्चिम में 2 महासागर स्थित हैं। और जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? एंडीज। इसके उत्तर से दक्षिण, ये जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, जो इसकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है। जैसे आपको इस मैप में दिखेगी, मैं इसे साफ कर देता हूँ। देखिए, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इसके उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। देखिए, जो हमारी ये पर्वत श्रृंखला है, ये 8,900 किलोमीटर लंबी है। और ये जो चौड़ी है, 200 से 700 किलोमीटर ये चौड़ी है, जो हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला है।
और ये जो हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 4000 मीटर है। कितनी है? 4000 मीटर है। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, आपको सभी तथ्य याद रखने की। जो हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो 8900 किलोमीटर तक लंबी है और 200 से 700 किलोमीटर तक ये चौड़ी है। 200 से 700 किलोमीटर तक ये चौड़ी है। और ये 4000 मीटर औसत, ये 4000 मीटर लंबी है जो हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो आइए आगे चलते हैं। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, उसमें विश्व के फेफड़े स्थित है। कैसे? कि जो अमेजन के जो वन है, अमेजन के जो जंगल है, जो विश्व के सबसे बड़े वर्षा वन है, जो विश्व के फेफड़े कहे जाते हैं, वो भी हमारे दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी भी बहती है। ये जो अमेजन नदी है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ये 6400 किलोमीटर तक लंबी है। कितनी? 6400 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वो 19 से लेकर 50 किलोमीटर तक ये चौड़ी है। कितने? 19 से लेकर 50 किलोमीटर तक जो हमारी अमेजन नदी है वो चौड़ी है। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ते हैं। ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, और जो कि पूरा दक्षिण गोलार्ध पर स्थित है। और ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरे की तरीके से दक्षिण गोलार्ध पर स्थित है। और इसके चारों तरफ समुद्र है। जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, इस वो सॉरी ऑस्ट्रेलिया, इसके चारों तरफ समुद्र स्थित है। ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और यहाँ पर एक और बात है जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए थे, कि जहाँ भी यहाँ पर क्रिसमस यहाँ पर गर्मियों में बनाया जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जो होता है, वो सॉरी दक्षिणी गोलार्ध जो होता है, उसमें उस पर जब उत्तरी गोलार्ध में सर्द पड़ती है तो दक्षिण गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। तो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो पूरी तरीके से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, और ये चारों तरफ से जो है महासागरों से घिरा हुआ है। इसी वजह से इसे द्वीपीय महासागर महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और अपने लास्ट और नेक्स्ट अपने और लास्ट महासागर की तरफ अटलांटिक महासागर। ये जी अटलांटिक महासागर है, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि पूरा दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। और दक्षिण ध्रुव इसी महाद्वीप के मध्य में स्थित है। जो ये महाद्वीप है इसके मध्य में ही स्थित है हमारे जो दक्षिण ध्रुव है। और यह महाद्वीप दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ही ढका रहता है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार के मानव निवास नहीं है। जो मानव का कोई भी स्थायी निवास यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारे जो देश है उन्होंने शोध केंद्र यहाँ स्थापित किए, और भारत के भी यहाँ पर 2 शोध केंद्र है, जैसे मैत्री और दक्षिण गंगा। और इस ये जो महाद्वीप है, इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, ये जो हमारा अटलांटिक महाद्वीप है। सो अब हम आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट मंडल को पढ़ते हैं। पहले तो हमने भूमंडल पढ़ा था। और हाँ, अब आपको ये और बता दूं, ये आपको मैं थोड़ा बड़ा कर कर दिखा देता हूँ और इसमें आपको समझा देता हूँ। तो हम इसे थोड़ा ऐसे जूम कर कर देख लेते हैं। देखिए, जो हमें यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर पन्नाम जल संधि, जो कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का एक संकरा रास्ता है। देखिए, जो स्थल संधि होती है, वो स्थल का एक संकरा भाग होता है, जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो स्थल संधि किसे कहते हैं? जो एक स्थल को दूसरे एक जल स्थल संधि, जो स्थल का एक संकरा भाग होता है, जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो यहाँ पर जो स्थल संधि है वो पन्नाम है। और इस तरह जो जल संधि होती है, एक तो स्थल संधि और एक जल संधि, पानी का संकरा भाग होता है, जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे कि यहाँ पर जल संधि है, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि है। जो भारत और श्रीलंका के जो बीच में जो जल संधि है वो पाक जल संधि है। कौन सी? पाक जल संधि, जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक जलमंडल पढ़ लेते हैं। देखिए, जो जलमंडल है वो लीडिंग पॉइंट है पृथ्वी पर, मतलब जो सबसे ज्यादा जो पृथ्वी पर वो जल है। कैसे? 2/3 भाग जो है वो पृथ्वी पर स्थित है जल का। और पृथ्वी को इसी वजह से नीला ग्रह भी कहते हैं।
इसी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि 71% जल का भाग है, 71% जल का भाग पृथ्वी पर स्थित है, और 29% जो हमारा स्थल भाग है वो पृथ्वी पर है। 71% जल है और 29% स्थल है, फिर हमारी पृथ्वी पर जो स्थित है। ये जो हमारा 71% है, इसमें जो हमारा जलमंडल है उसके सभी भाग हैं, जैसे कि हमारे महासागर हो गए और नदियां हो गई और झील, हिम नदियां और भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी शामिल हैं। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। जो पृथ्वी पर 100% जो जल पाया जाता है, उनमें से 97% जो जल पाया जाता है वो महासागरों से पाया जाता है। और वो इतना खराब और खारा होता है कि हम जो वो जल होता है उसे हम पी नहीं सकते। जो ये जल होता है मानव के उपयोग में के काम में नहीं आ सकता। और जो शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फों की परतों एवं हिमनदी तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और जो शेष 3% होता है, ये जो जल होता है, ये जो जल है ये बर्फों की परतों एवं हिमनदी तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जैसे कि वाष्प, और जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। और यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद पानी की कमी महसूस करते हैं। हम नीले ग्रह में भी रहने के बावजूद पानी की कमी महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा 100% जो जल का भाग है पूरी पृथ्वी पर 71% है। और जो हमारे पास जो अब ये जो 100% है, जो 71% है, जो कि अब जल का 100% है, इसमें से 97% महासागरों का जल है। तो ये जो महासागरों का जल ये खारा है और इसे हम पी नहीं सकते, मानव के किसी भी उपयोग में काम में नहीं आता है। तो ये जो खारा पानी है। और फिर जो हमारा 3% जो भाग है वो ही हम अपने इस्तेमाल में रखते हैं। जो 3% भाग है वो ही पूरी दुनिया के काम में आता है, जो कि 3% जल का भाग है। तो इसी वजह से हम नीले ग्रह पर रहते हुए पानी की कमी को महसूस करते हैं। यहाँ पर बॉक्सेस में महाद्वीपों के ऐसे नाम दर्शाए गए हैं, जिससे कि ये बॉक्स को ऐसे बनाया गया है कि जिससे ये पता चल बॉक्स को गिनकर पता चल जाए कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है। तो इसी वजह से जैसे हमारे एशिया उसके लिए ज़्यादा बॉक्स रखे हैं, और हमारे जो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया उसके लिए बहुत ज़्यादा कम, और फिर जो हमारा अफ्रीका है उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा रखे हैं, एशिया से थोड़ी सी कम रखे हैं। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक महासागर की तरफ चलते हैं। ये जो महासागर है, जो हमारे महासागर है वो जलमंडल के मुख्य भाग है। जो जलमंडल है इसके मुख्य भाग है। और ये जो महासागर है ये आपस से जुड़े हुए होते हैं। जो सभी महासागर है आपस से जुड़े हुए हैं। और जो महासागरीय जल है हमेशा गतिशील रहता है। जो महासागरीय जल है हमेशा गतिशील रहता है। तो जैसे तरंगीय, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धारा। और महासागरीय जल की 3 मुख्य गति होते हैं, 3 मुख्य गतियां हैं, तरंग और ज्वार भाटा तथा महासागरीय धारा। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। और बड़े से छोटे आकार के आधार पर, जो हमारे बड़े से छोटे आकार के आधार पर जो हमारा सबसे पहले आता है वो हमारा प्रशांत महासागर आता है, फिर हमारा अटलांटिक महासागर आता है, और फिर हमारा हिंद महासागर, और फिर दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। सबसे पहला हमारा प्रशांत महासागर है। आकार के हिसाब में सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। फिर हमारा अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर और अटलांटिक महासागर। विश्व के 5 प्रमुख महासागर हैं, 5 महासागर हैं प्रमुख। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए जो प्रशांत महासागर है उसका जो क्षेत्रफल है, विश्व के सबसे बड़े महासागर का क्षेत्रफल है। मतलब कि जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है। और जो ये प्रशांत महासागर है पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कितने भाग पर? जो पृथ्वी के 1/3 भाग पर जो हमारा प्रशांत महासागर है वो फैला हुआ है। और जो पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा? मेरियाना गर्त, वो भी हमारे प्रशांत महासागर में ही स्थित है। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। और जो हमारे प्रशांत महासागर है लगभग वृत्तकार है, और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। जो हमारा प्रशांत महासागर है, ये जो हमारा प्रशांत महासागर है ये वृत्तकार
तो हम यहाँ समझते हैं कि वृत्तकार कैसे हैं। ये मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, जो हमारा प्रशांत महासागर है ऐसे शुरू होता है और इधर से ऐसे आता है। ये आपको इस वाले मैप पर आसानी से समझ में आएगा, जो हमारा प्रशांत महासागर है। तो ये जो हमारा प्रशांत महासागर है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये जो हमारा प्रशांत महासागर है, तो इसलिए इसे वृत्तकार भी कहते हैं। जो हमारे प्रशांत महासागर है, इसे वृत्तकार भी कहा जाता है। तो ये अपने नेक्स्ट महाद्वीप अटलांटिक महासागर को पढ़ते हैं। ये जो हमारा अटलांटिक महासागर है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि अंग्रेजी के भाषा एस अक्षर के आकार के समान है। किसके अक्षर के आकार के समान है? जो एक्स एस अक्षर है, ये जो अटलांटिक है एस अक्षर के समान है। ये जो अंग्रेजी भाषा का एस अक्षर है। तो हमारा जो अटलांटिक महासागर है, जो किस किस से मिलता है? एक तो हमारा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और यूरोप, इन सभी से ये जो हमारा अटलांटिक महासागर है मिलता है। और ये अटलांटिक से भी मिलता है, जो हमारा अटलांटिक महासागर है। और इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका स्थित है, तथा पूर्व किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है। और अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत ही अधिक दंतुरित है, और यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोतश्रेय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। और व्यापार की जो दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। और इसके अलावा जो हमारा एक हिंद महासागर भी एक ऐसा ही महासागर है, जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। जो हमारा हिंद महासागर है, उसका नाम भारत के नाम पर ही रखा गया है। और यह महासागर लगभग त्रिभुजकार है। जो हिंद महासागर है, ये त्रिभुजकार है। कैसे? ये ऐसे त्रिभुजकार है। जो हमारा हिंद महासागर है, ये लगभग त्रिभुजकार आकृति का है। कौन सा महासागर? जो हिंद महासागर है, जो कि भारत के नाम पर रखा गया है। और ये जो महासागर है, हिंद महासागर, इसके उत्तर में जो हमारा एशिया स्थित है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसके जो उत्तर में है वो एशिया स्थित है। और इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, और पश्चिम में अफ्रीका, और दक्षिण में इसके अटलांटिका भी स्थित है, जो हमारा हिंद महासागर है। तो अपने नेक्स्ट महाद्वीप की तरफ चलते, वो सॉरी महासागर की तरफ चलते, देखिए जो दक्षिण महासागर है वो अटलांटिक जो है, अटलांटिक महाद्वीप जो है चारों तरफ से घेरता है, जो हमारा दक्षिण महासागर है। जो कि अटलांटिक महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है, और उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। जो हमारा दक्षिणी महासागर है, वो उत्तर की ओर, महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है, जो हमारा दक्षिण महासागर है। जैसे कि ये दक्षिण महासागर है, जो कि चारों तरफ से अटलांटिक महासागर को घेरता है, जो कि 60 डिग्री उत्तर तक फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका वो सॉरी ये दक्षिण महासागर, जो कि उत्तर की ओर फैला हुआ है अटलांटिक महाद्वीप से। तो अपने नेक्स्ट महासागर और लास्ट महासागर को पढ़ते हैं, अटलांटिक महासागर, सॉरी आर्कटिक महासागर। देखिए उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है। जो हमारा अटलांटिक सॉरी आर्कटिक महासागर है, उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है, और ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। और ये प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। और ये उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है, जो हमारा आर्कटिक महासागर है। देखिए आपको यहाँ पर सही समझ में आएगा। ये जो हमारा, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर साफ कर देता हूँ। ये जो हमारा अटलांटिक महासागर है, ये यूरेशिया, यूरोप और एशिया से जुड़ा हुआ है, और हमारे उत्तर अमेरिका से भी। ये जो हमारा जो आर्कटिक महासागर है जुड़ा हुआ, और ये जो प्रशांत महासागर से भी जुड़ा हुआ है। ये ऐसे जुड़ा हुआ है, जैसे आप इससे समझेंगे इस तरह से। ये जो पानी है, ये ऊपर आकर यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो पृथ्वी है हमारी गोले, इसी वजह से जो हमारा आर्कटिक महासागर है, वो प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। तो आइए अपने नेक्स्ट मंडल, वायुमंडल की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक दंतुरित तटरेखा का फोटो दे रखा है, जो कि यहाँ पर बेलकास्ट और तलप्लीन के पास है, जो हमारे दंतुरित तटरेखा है।
देखिए जो हमारी पृथ्वी है वो चारों तरफ से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ से घेरने वाली गैस, एक पतली गैस की परत को हम वायुमंडल कहते हैं। और वायु की यह पतली परत इस ग्रह का एक महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है। ये जो वायु की पहली ये जो पतली परत है, ये जो वायु की यह पतली परत है, इस ग्रह का एक महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है। और यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसमें हम सांस लेते हैं। और यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। जो सूर्य की आने वाली हानिकारक किरणें हैं, उससे हमें वायुमंडल बचाता है। और जो हमारा वायुमंडल है वो 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल फैला हुआ है, की ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। और वायुमंडलों को उसके घटक, तापमान तथा अन्य ऊंचाई तक फैला है अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। जो वायुमंडल है उसको घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। और इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, ये जो 5 परतों में बांटा जाता है, इन्हें पृथ्वी की सतह से शुरू किया जाता है। जैसे कि हमारा क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, अयन्य मंडल, बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे पास वाला भाग, फिर संपात मंडल, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल जो होता है जिसमें एरोप्लेन आदि को उड़ा सकते हैं। और संपात मंडल और मध्य मंडल, अयन्य मंडल और बहिर्मंडल, ये हमारे इस 5 मंडलों में हमारे वायुमंडल को बांटा जाता है। तो आइए अपने आगे चलते हैं। देखिए वायुमंडल में जो है मुख्य ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती हैं। कौन कौन सी? एक तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। और जो हमारा जो वायुमंडल है वो ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हुआ है। किस किस का? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है। जो हमारी साफ तथा शुद्ध हवा को 99% भाग है। देखिए आयतन के अनुसार जो हमारी नाइट्रोजन है वो 78% है। जो हमारा वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन की जो स्थिति है वो 78% है। और यहाँ पर ऑक्सीजन 21% तक 21% तक है। तथा जैसे दूसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। देखिए जो ऑक्सीजन है वो सांस लेने के लिए आवश्यक है। जो ऑक्सीजन है वो सांस लेने के लिए आवश्यक है। लेकिन जो हमारी नाइट्रोजन है वो प्राणियों के वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसलिए जो हमारी नाइट्रोजन है उसकी मात्रा जो है वो ज्यादा है और ये हमारे लिए लाभदायक भी है। और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी जो मात्रा यहाँ भी कम है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे जो पृथ्वी है वो गर्म रहती है। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है इससे ज्यादा मात्रा होनी ये पृथ्वी के लिए हानिकारक है। क्योंकि जो पृथ्वी की जो अपनी ऊष्मा छोड़ती है, जो पृथ्वी अपनी ऊष्मा छोड़ती है उसे अवशोषित कर कर पृथ्वी को गर्म ही रखती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ये खतरनाक तो है, लेकिन ये पृथ्वी की पौधों के लिए, पृथ्वी पर जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, उनके लिए भी आवश्यक है। देखिए जो हमारा वायुमंडल है उसमें ऊंचाई के साथ साथ घनत्व में भी विभिन्नता आती है। जो हमारा वायुमंडल है उसमें घनत्व, ऊंचाई के साथ साथ घनत्व में भी विभिन्नता आती है। और यह जो समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घट जाता है। जो हमारा वायुमंडल घनत्व है वो समुद्र तल पर तो ये अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये घटता जाता है। और ये जो हमारे पर्वतरोही होते हैं जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, ये जब समुद्र तल पर होते हैं तो ये सही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता है। जो हमारा वायुमंडल घनत्व है तेजी के साथ साथ घटता है। और इसी कारण जो पर्वतरोही होते हैं इन्हें हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर जाना पड़ता है। जो हमारे पर्वतरोही होते हैं उन्हें अपने साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर जाना पड़ता है, जो कि पहाड़ और इत्यादि पर चढ़ते हैं। तो ये जो हमारे जो
पृथ्वी उसके तीन प्रमुख घटक होते हैं, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। और इस भाग को हम जीव मंडल भी कहते हैं, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घट जाता है। जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो तापमान जो है वो भी घट जाता है। और जो वायुमंडल है पृथ्वी पर दबाव डालता है, जो वायुमंडल होता है वो पृथ्वी पर दबाव डालता है। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। जो वायुमंडल का जो दाब होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। और जो कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें दबाव महसूस होता है, जिनसे जिनमें हमें अधिक दबाव महसूस होता है। और जबकि कुछ क्षेत्रों में हमें कम होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जो वायु होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। इसलिए गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जो गतिशील वायु होती है उसे पवन कहते हैं। तो अपने नेक्स्ट मंडल जो कि जीव आदि से मिलकर बना है, जो कि एक सीमित ही भाग है, उसे पढ़ लेते हैं। तो जीव मंडल, जो हमारा जीव मंडल है वह स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। जो हमारा जीव मंडल है वो स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित ही भाग है। और यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जो हमारा जीव मंडल है वो ऐसा भाग है जहाँ पर जीवन मौजूद है। और यहाँ पर जीवों की बहुत सी प्रजाति है, जो कि सूक्ष्म जीव तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। और मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवन मंडल से जुड़े हुए होते हैं। जो हमारा जीवन मंडल होता है उससे जो उससे मनुष्य तथा सभी प्राणी जो जीव मंडल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और जो हमारे जीव मंडल के जो प्राणी होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो पहला जो भाग है जंतु जगत, एवं दूसरा जो है पादप जगत 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 में विभक्त किया जाता है। जो हमारे जीव मंडल के जो को दो मुख्य भागों में जंतु जगत और पादप जगत के रूप में विभक्त किया जाता है। और पृथ्वी के तीनों जो परिमंडल है आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे एक एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। जो ये जो दोनों जो भाग होते हैं जंतु जगत और पादप जगत, ये ये पृथ्वी के तीनों परिमंडल में आपस में परस्पर क्रिया करते हैं और तथा एक दूसरे से किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे कि लकड़ी तथा खेती के लिए वन को काटा जाता है तो ढलुए भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप और पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। और हाल में सुनामी के कारण जो हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। और झील तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनके जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। और ये जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाने लगा। जो हमारा प्रदूषित जल था, ये जो उद्योग और तापीय विद्युत संयंत्र या गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ जो वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वायु का महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है। और जो भूमंडलीय तापमान कहा जाता है, जो पृथ्वी का जो तापमान है जिसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। और जो भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। जो भूमंडल और वायुमंडल, जलमंडल के जो बीच के जो प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधन के सीमित उपयोग की भी आवश्यकता है। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। सो गाइज आई होप कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से लर्न किया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा चैप्टर वो कंप्लीट होता है। और अपने चैप्टर को कितना रिवाइज पढ़ा हमने और कितना सीखा इसके लिए हम थोड़े से एमसीक्यूज करते हैं और अपना रिवीजन भी हो जाता है। तो करते हैं अपने पहले एमसीक्यूज को।
तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं निम्नलिखित में से उसे क्या कहते हैं? ए जलमंडल कहते हैं, बी भूमंडल कहते हैं, सी वायुमंडल कहते हैं, डी इनमें से कुछ नहीं कहते हैं। जलमंडल जहाँ पर जल होता है, और भूमंडल उसे कहते हैं जहाँ पर ठोस सतह हो, उसे भूमंडल कहते हैं। वायुमंडल जो हमारे पर्यावरण को हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से गैसों की परत घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। तो हम जो रहते हैं, हम भूमंडल पर रहते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिसे हम भूमंडल कहते हैं या भूमंडल कहा जाता है, यह भूपर्पट्टी की चट्टान तथा मिट्टी की पतली यहाँ पर परतें आएगा, परतों की बनी होती है, जिसमें जीवों के लिए मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। और पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, बड़े स्थलीय भूभागों को और महाद्वीप के नाम से जाने जाते तथा बड़े जलाशयों को महासागर महासागर बेसिन के नाम से जाने जाते हैं। पृथ्वी के दो भागों में, जैसे स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है और बड़े जलाशय को महासागरीय नाम से जाना जाता है। भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी में उपस्थित गैसों की परत जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है निम्नलिखित में से उसे क्या कहते हैं? जलमंडल, बी भूमंडल, सी वायुमंडल, डी इनमें से कोई नहीं। जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती हो, जो गैसों की परत जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। तो हमारा जो सही होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। उत्तर सी है, पृथ्वी में उपस्थित गैसों की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल जलमंडल में जल की कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? ए जलवाष्प, बी बर्फ, सी जल, डी उपरोक्त सभी। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है उस पर 71% जल है। कितने? 71% जल है, और 29% भाग जो हमारा भूमंडल है। और जो हमारा जलमंडल है, जो जलमंडल है हमारा, उसमें जलमंडल में तीनों चीजों को कहकर जो है, तीनों प्रमुख तीनों प्रमुख अवस्थाओं को ही सम्मिलित कर कर 70% बनता है जो हमारा जल है। कैसे? जो हमारी तीनों प्रमुख अवस्थाएं, जैसे जलवाष्प, बर्फ, जल, ये सभी हमारी जलमंडल के जल की अवस्थाएं हैं जिन्हें जल में सम्मिलित किया गया है। तो हमारा जो आंसर होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प शामिल होती हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? स्थलमंडल एवं जलमंडल, बी जलमंडल एवं वायुमंडल, सी स्थलमंडल एवं वायुमंडल, डी स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल। तो जैव मंडल के अंतर्गत कौन से परिमंडल शामिल है? तो जलमंडल के अंतर्गत जो शामिल है परिमंडल, वो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, जैव मंडल के अंतर्गत ये तीनों ही परिमंडल शामिल हैं। तो हमारा जो आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहाँ तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं वह जैव मंडल कहलाता है, और इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अंत यह सबसे महत्वपूर्ण है, पृथ्वी के लिए तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित भी करते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, केटू या कंचनजंगा? ठीक है, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है वह माउंट एवरेस्ट है। जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर है वो माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है। तो हमारा जो आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है।
और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र से 8,848 मीटर ऊंचा है। दूसरा केटू गोडविन ऑस्टिन, जो समुद्र तल से 8,611 मीटर ऊंचा है। तीसरा कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो समुद्र तल से 8,556 मीटर ऊंचा है। और कुछ स्रोतों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,500 मीटर तक तथा कंचनजंगा की 8,508 फीट तक गलती, सॉरी यहाँ पर कुछ मिसटाइप हो गया है। यहाँ पर मीटर मिलती है, यहाँ पर है मीटर मिलती है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? ए प्रशांत महासागर, डी अटलांटिक महासागर, सी आर्कटिक, डी हिंद महासागर। देखिए, जो विश्व का सबसे गहरा भाग है वो मेरियाना गर्त है, जो कि 11,022 मीटर गहरा है। तो कहाँ स्थित है? वो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,020 मीटर, कुछ स्रोतों से 11,033 मीटर भी मिलती है। तो ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों के आकार के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का, वो कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, अटलांटिका। तो ये जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद हमारा अफ्रीका है, एशिया के बाद फिर उत्तर अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अटलांटिका है, फिर हमारा यूरोप है, और फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो यह पृथ्वी के महाद्वीपों के आकार का अनुसार है: एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है: ए यूराल पर्वत, यूराल नदी, सी ए व बी, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो यूराल जो एशिया को यूरोप से अलग करती है वो यूराल पर्वत भी करता है और यूराल नदी भी। ये तो जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा, ए व बी दोनों। तो जो हमारा आंसर होगा सी होगा। यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो यूराल पर्वत और यूराल नदी द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। और पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया को दो अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया भी कहा जाता है, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुववृत्त तीनों गुजरती हैं? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी अटलांटिका। देखिए, जो तीनों जो रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुववृत्त और मकर रेखा, वो अफ्रीका से ही गुजरती हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुववृत्त गुजरती है। विषुववृत्त है 0 डिग्री अक्षांश, जो कि महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? ए पन्नाम, बी स्वेज, सी कील, डी सू नहर। जो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई स्वेज नहर जो है वो प्राकृतिक नहीं है, वो बनाई गई है। नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। और यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जो हमारा भूमध्य सागर है वो लाल सागर से जोड़ती है। ये स्वेज नहर जो इसलिए बनाई गई थी ताकि जो हमें जो विश्व का जो चक्कर काट कर आना पड़ता था, जब यूरोप आदि से जो व्यापारी आते थे, उन्हें ऐसे विश्व का चक्कर ऐसे काट कर इंडिया आना पड़ता था। तब जो स्वेज नहर थी यहाँ पर स्वेज नहर बनाएगी ताकि जो व्यापारी थे वो इस तरह भारत आ सके और उन्हें ज्यादा वक्त भारत आने में ना लगे, वरना 3-3 4-4 महीने तक उन्हें अपनी यात्रा करनी पड़ती थी, जो यात्री हुआ करते थे, यूरोपियन यात्री जो इंडिया आया करते। तो जो हमारी स्वेज नहर है वो एशिया महाद्वीप को अफ्रीकी महाद्वीप से अलग करती है। और
1969 में इस नहर को जहाज के आवागमन के लिए खोल दिया गया, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई। जो एशिया और यूरोप के बीच की जो दूरी थी वो काफी कम हो गई थी, और जल्दी जो यात्री थे वो आने जाने लगे, उन्हें यात्रा करने में वक्त कम लगने लगा। तो गाइज यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आया तो आप लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।